हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन किया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब उसके आगे करते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अच्छा, कोई भी फंक्शन कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? स्मॉल ए वाला एलिमेंट अगर कैपिटल ए सेट के अंदर है तो ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए। ये बात ठीक है? तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कैपिटल ए वाले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने n मान लिए। ठीक है, देन अब हमें बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। इस कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर अगर मैं नंबर ऑफ कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बना सकता हूं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। अच्छा, ये जो रिलेशन मैं बना रहा हूं ये सेट ए के ऊपर बना रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सेट ए से सेट ए में बना रहा हूं। इसका मतलब ये जो भी रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए ना। तो फॉर एग्जांपल ए सेट मैंने मान लिया, ए सेट अज्यूम कर लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल n। इस सेट कैपिटल ए वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं बताओ? कैपिटल ए वाले सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए लिख सकते हो आप। तो देखो यहां पे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल n। यहां पे भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल n। तो यहां पे तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1,1, यहां पे आ जाएगा 1,2 1,3 1,4 1,5 एंड सो ऑन टिल 1,n। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 एंड सो ऑन टिल 2,n। यहाँ पे आ गया 3,1 3,2 3,3 3,4 एंड सो ऑन टिल 3,n। 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 and so on till 4,n। एंड लास्ट में आ जाएगा n,1 n,2 n,3 n,4 एंड so on till n,n। ये बात ठीक है? अच्छा, मेरे को ये बताओ ये सारे ये टोटल कितने वो होंगे? ये टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास? मतलब सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो a क्रॉस a। अच्छा, a और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद a लोगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर होंगे। वो n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर यही तो आपके सामने लिखे हुए हैं, वही n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर तो आपके सामने लिखे हैं। तो इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला समझने के लिए आप ऐसे समझो, ये तो हो गया मेरा डायगोनल, इसको तो मैंने कर दिया अलग। ठीक है, अच्छा डायगोनल के ऊपर क्या क्या लिखा है, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6,6 एंड सो ऑन टिल n, इस डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं? आप मेरे को ये बताओ, इस डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं? n ऑर्डर्ड पेयर तो आ गए इस डायगोनल के ऊपर, n ऑर्डर्ड पेयर। इस डायगोनल के ऊपर कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए? n ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब डायगोनल से ऊपर की तरफ, डायगोनल से ऊपर की तरफ ये कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? और ये नीचे वाले, ये जो नीचे हैं, ये नीचे वाले, ये कितने हैं बताओ? ये बता दोगे? टोटल तो n स्क्वायर है मेरे पास, n स्क्वायर में से n सबट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? देखो टोटल n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर है, डायगोनल वाले हटा दिए तो n स्क्वायर माइनस n आ गए। अब आधे तो डायगोनल के ऊपर है और आधे डायगोनल के नीचे हैं, तो डायगोनल के ऊपर वाले हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाय 2। इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं ये।
और इस डायगोनल के नीचे वाले ये कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इतने ऑर्डर्ड पेयर है। ये बात ठीक है ना। तो देखो डायगोनल के ऊपर n ऑर्डर्ड पेयर है, डायगोनल के ऊपर, हाँ डायगोनल से ऊपर की तरफ, मतलब डायगोनल के ऊपर मतलब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितने n स्क्वायर माइनस n बाई 2, डायगोनल के नीचे की तरफ कितने n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तीनों को ऐड करोगे ना, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n, तो टोटल n स्क्वायर आ जाएगा। ये बात ठीक है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n, तो टोटल n स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ऐसे देखो कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है ना, रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1,1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कैपिटल ए वाले सेट के अंदर अगर 1 है तो 1,1 रिलेशन, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो 1,1 तो होना ही होना चाहिए ना, 1,1 तो मस्ट है। ये कैपिटल ए वाला सेट है, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो 1,1 के पास कितने ऑप्शन है, 1,1 तो होना ही होना चाहिए, तो 1,1 के पास एक ही ऑप्शन है कि वो होगा रिलेशन के अंदर होगा। 2,2 के लिए भी एक ऑप्शन है कि वो होगा, मस्ट है मतलब होना ही होना चाहिए 2,2 तो। अब ऐसे मेरे को बताओ ये 1,2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1,2 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके पास दो ऑप्शन है, हो भी सकता है अगर मेरे रिलेशन के अंदर 1,2 है तब भी वो रिफ्लेक्सिव बन सकता है, और 1,2 नहीं है तब भी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, हो भी सकता है रिलेशन के अंदर, नहीं भी हो सकता रिलेशन के अंदर, बट 1,1 के पास एक ही ऑप्शन है, 1,1 के पास एक ही ऑप्शन है कि वो होना ही होना चाहिए। ऐसे ये जो डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं 2,1, इसके लिए 2,1 के लिए कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। 2,1 के लिए दो ऑप्शन है क्योंकि 2,1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर 2,1 है तब भी वो रिफ्लेक्सिव बन सकता है, 2,1 नहीं है तब भी वो रिफ्लेक्सिव बन सकता है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ऑन द डायगोनल लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, ऑन द डायगोनल, ऑन द डायगोनल के लिए एक ऑप्शन है कि होना ही होना चाहिए। अबव डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए, अबव द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, बिलो द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए अगेन दो ऑप्शन है। तो देखो 1,2 के लिए दो ऑप्शन आ गए तो 2, फिर 1,3 के लिए भी दो ऑप्शन है, फिर से 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कितनी बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल के ऊपर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा हमारे पास। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, ये आया अबव डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए, अबव द डायगोनल। डायगोनल के ऊपर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, हर एलिमेंट के लिए दो ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आ गया, ठीक है। अब ऑन द डायगोनल की बात करो, ऑन द डायगोनल 1 1 2 2 3 3 4 4 इन एलिमेंट्स के लिए एक ऑप्शन है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स, तो आ गया 1 की पावर n, ये आ गया ऑन द डायगोनल, ऑन द डायगोनल लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए। और बिलो द डायगोनल के लिए, डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी दो दो ऑप्शन है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबके लिए डायगोनल के नीचे लाई करने वाले हर सारे एलिमेंट्स के लिए दो ऑप्शन है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितनी बार आएगा 2, हर ऑप्शन के लिए, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए दो ऑप्शन है डायगोनल के नीचे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर, हाँ ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये बात ठीक है, 2 की पावर, हाँ ठीक है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। सेट A के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये बात ठीक है। अच्छा इसी डायग्राम से मैं आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का भी फॉर्मूला बता देता हूं, सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन।
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया यहीं पे आपको, ठीक है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप ऐसे देखो, देखो जब मैं रिफ्लेक्सिव बना रहा था तो डायगोनल के ऊपर लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक ऑप्शन था, डायगोनल के अबव लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए, ऑन द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए एक ऑप्शन, अबव डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए दो ऑप्शन, बिलो डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए अगेन दो ऑप्शन। अब आप सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए 1,1 के पास कितने ऑप्शन है ये बताओ। 1,1 अगर मेरे को सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है तो 1,1 आ भी सकता है और 1,1 नहीं भी आ सकता, ये बात सही है या नहीं। तो ऑन द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ऑन द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर n टाइम्स आ जाएगा। ऑन द डायगोनल ये क्यों आया है, दिस इज ऑन द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए। ऑन द डायगोनल मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ये बात ठीक है। अब आप ऐसे 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन टिल n n सारे n ऑर्डर्ड पेयर के लिए मेरे पास टोटल हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। अब आप ऐसे देखो 1, 2 के लिए कितने ऑप्शन है, 1, 2 के लिए अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि 1, 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट अगर 1, 2 के लिए दो ऑप्शन है तो 2, 1 के लिए फिर एक ही ऑप्शन होगा। 1, 2 के लिए अगर दो ऑप्शन है तो 2, 1 के लिए एक ही ऑप्शन होगा कि अगर 1, 2 आ गया, अगर 1, 2 आ गया तो 2, 1 भी आना चाहिए, अगर 1, 2 नहीं आया तो 2, 1 भी नहीं आना चाहिए, ये बात ठीक है, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा। तो 1, 2 डायगोनल के अबव लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए अगर मेरे पास सारे एलिमेंट्स के लिए सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए दो दो ऑप्शन है, तो नीचे वालों के लिए फिर एक ही ऑप्शन रहेगा, या उल्टा भी बोल सकते हो, डायगोनल के बिलो लाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है तो अबव वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए, डायगोनल के अबव लाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक ऑप्शन होगा। क्योंकि आप ऐसे देखो ना कि अगर 1, 4 के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, आ भी सकता है 1, 4 नहीं भी आ सकता, तो अगर 1, 4 के लिए दो ऑप्शन हो गए तो 4, 1 के लिए फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर 1, 4 आया तो 4, 1 भी आएगा, अगर 1, 4 नहीं आया तो 4, 1 नहीं आएगा। तो डायगोनल, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, डायगोनल के अबव लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए अगर दो ऑप्शन है मेरे पास, तो डायगोनल के बिलो लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए फिर एक ही ऑप्शन रहेगा, या उल्टा भी बोल सकते हो, डायगोनल के बिलो लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए अगर दो ऑप्शन है तो अबव लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक ऑप्शन रहेगा, कुछ भी लिख लो। ऑन द डायगोनल के लिए तो दो ऑप्शन थे, अबव डायगोनल के लिए दो ऑप्शन है, तो बिलो डायगोनल लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा। ये बात समझ आ रही है ना, एक ऑप्शन क्यों रहेगा, क्योंकि 1, 2 अगर है तो 2, 1 तो होना ही होना चाहिए, 2, 1 के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, समझ आ रहा है। ऑन द डायगोनल वाले एलिमेंट्स टोटल n एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, मतलब रिलेशन के लिए तो वो एलिमेंट ही हो गया ना ऑर्डर्ड पेयर। अबव डायगोनल पे डायगोनल के अबव कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल n² माइनस n/2 एलिमेंट्स होते हैं, और बिलो डायगोनल के लिए फिर कितना आ जाएगा, बिलो डायगोनल के लिए आ जाएगा 1 की पावर n² माइनस n/2, क्योंकि बिलो डायगोनल के लिए टोटल 1 1 1 हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए वन ऑप्शन है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन टिल कितनी बार, n² माइनस n/2 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला मेरा आ जाएगा 2 की पावर n प्लस n² माइनस n/2, यही तो आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाती है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा n² प्लस n/2, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। फिर से लिख दूं एक बार, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n² माइनस n, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला आएगा, याद रख लोगे तो अच्छा है, जेई में कभी काम आ जाए, n² प्लस n/2 प्लस आएगा ये, ठीक है। अच्छा कैसे आया, एलसीएम तो ले लोगे ना, n प्लस n² माइनस n/2 एलसीएम ले लोगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2n प्लस n² माइनस n,
तो n स्क्वायर प्लस n/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यही लिखा है मैंने। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, there is not any formula to calculate number of transitive relation। अब इसको अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो, बट ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस, तो काउंट करना पड़ेगा, अलग अलग बना बना के देखते रहो और काउंट कर लो, काउंट करना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिख लिया। एक सेट ए है जिसके अंदर है 1a 2b 1a 3b, ठीक है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे यहां से और कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। तो आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सेट कैपिटल ए वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1a 3b 4 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 की पावर 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 12। सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करने के लिए n स्क्वायर प्लस n/2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर 16 प्लस 4 इज 20/2 10, 2 की पावर 10 आ जाएंगे। तो देखो बड़े सारे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है। अ रिलेशन which is reflexive, symmetric as well as transitive. A relation which is reflexive, symmetric as well as transitive is called equivalence relation। ये इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, that will be called equivalence relation। ये बात ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखा, R is a set capital A is equal to, कैपिटल A सेट क्या है, x belongs to Z, x का वैल्यू है इन बिटवीन 12 and 0। given by R is equal to a comma b such that magnitude of a minus b is a multiple of 4। prove that R is equivalent, prove that R is equivalence relation। ये प्रूव करना है, prove that R is equivalence relation। तो देखो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर क्या रहेगा, 0 1 2 0 से लेकर 12 तक के सारे z मतलब इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही रहेगा। रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया, रिलेशन के अंदर a कॉमा b रहेगा सच दैट a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो रिलेशन मैं बना सकता हूं अपना, a माइनस b का मल्टीपल, अगर a माइनस b का मैग्नीट्यूड अगर 4 का मल्टीपल है तो फिर a कॉमा b रिलेशन में रहेगा। तो बता सकते हो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएंगे रिलेशन में, 0,4 आ जाएगा, 0,8 आ जाएगा, 0,12 आ जाएगा। ये बात ठीक है। फिर देख लो 1 5 आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा, और तो कोई नहीं आएगा मेरे ख्याल से। 0 - 4
देखो 0,4 इसलिए आ रहा है क्योंकि 0 - 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यस, 0 - 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 - 12 आएगा मल्टीपल ऑफ 4। और लिख दोगे 2 कोमा, और लिख दोगे, आप लिख दोगे 2,6 आ जाएगा, 2,10 आ जाएगा। फिर 3 वाले लिख दो, 3,7 आ जाएगा, 3,11 आ जाएगा। 3,11 क्यों आया? क्योंकि 3 - 11 इज 8। 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। फिर 4 वाले लिख दो, 4,0 भी आ जाएगा। अब 0,4 अलग है एंड 4,0 अलग है, दोनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। 4,4 भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमने 0,0 नहीं लिखा ना, वो मिस हो गया। 0,0 भी तो आना चाहिए एंड यहाँ पे 1,1 भी आना चाहिए, यहाँ पे 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए, वो भी तो आएगा। 4,4 आ गया, 4,8 आ गया, 4,12 आ गया। तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसको कंप्लीट तो आप कर लोगे। हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन बना है ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए देख लो, रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा। मैं ऐसे करूंगा कि लेट ए इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर एज ए माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड है डेट इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा? इज अ मल्टीपल ऑफ 4, आ रहा है 4 का मल्टीपल। ए कोमा बी देखो, ए कोमा बी रिलेशन में कब होता है? ए कोमा बी रिलेशन में कब होता है? जब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, ठीक है। तो ए कोमा ए तो हमेशा 0 आएगा, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यस, दिस इज ट्रू। तो ए कोमा ए भी तो रिलेशन में आएगा। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए implies ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये बात ठीक है। नेक्स्ट आप सिमेट्रिसिटी हम प्रूव करेंगे। सिमेट्रिसिटी के लिए आप ऐसे देखो, ए एंड बी ये दो एलिमेंट मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है। ए कोमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 लैम्डा 1 बोल दिया इसको। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर 4 लैम्डा 1 है, इसका मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है। ए कोमा बी सेट के अंदर है, ए कोमा बी रिलेशन में है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड विल बी मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 4 लैम्डा 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा 1 या लैम्डा 2, कुछ भी लिख लो। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये भी तो ट्रू होगा। तो बी कोमा ए भी रिलेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया, ए और बी अगर मेरे सेट ए के अंदर है, ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है, तो यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं कि बी कोमा ए विल बी, बी कोमा ए भी रिलेशन में होगा ना। हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके से आप ट्रांसिटिविटी भी प्रूव कर सकते हो। ट्रांसिटिविटी के लिए मैंने क्या किया, एबीसी 3 एलिमेंट अपने सेट ए के अंदर मान लिए। ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है, इसका मतलब ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है, तो ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, 4 लैम्डा 1। बी कोमा सी भी मेरे रिलेशन में है, तो बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड भी 4 लैम्डा 2 आ गया। अब आप बताओ इन दोनों इक्वेशन से, ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो ए माइनस सी भी तो 4 का मल्टीपल ही आएगा, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में आ जाएगा। तो हेंस ट्रांसिटिव आ गया। अब आप लिख देना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो फिर वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा? इक्विवेलेंस होगा। तो हेंस प्रूफ, वही प्रूफ करना था। एक बार देख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द रिलेशन आर in the set of all real numbers defined as R is equal to ordered pair A comma B such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सारे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए मैंने अपना रिलेशन आर बना दिया। तो मेरे रिलेशन के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर अगर ए कॉमा बी आ रहा है, तो ए और बी ये क्या चीज है, ए और बी क्या है, ये रियल नंबर है, कुछ कोई भी रियल नंबर है। और ए कॉमा बी मेरे रिलेशन में तभी आएगा जब a when a is less than equal to b square। ये बात ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने क्या किया, a मैंने मान लिया बिलोंग्स टू रियल नंबर, a एक रियल नंबर है। अच्छा, ये जो रिलेशन r मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये कहां डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन r मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे। तो जो मेरा कैपिटल ए वाला सेट है ना, कैपिटल ए वाले सेट का काम कौन कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये वही चीज है कि ये मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर आ गया, ये बात ठीक है। अब ए मेरा कैपिटल ए वाले सेट के अंदर आ गया, तो ए कॉमा ए अगर रिलेशन में आ जाए तब तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, अगर ए कॉमा ए रिलेशन में ना आए तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ऐसी तो होगा। तो देखो इसमें कुछ ऐसा होगा, इफ ए बिलोंग्स टू सेट A and A comma A belongs to relation R, तब तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। A सेट A के अंदर है बट A comma A रिलेशन में नहीं है, तब वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि A comma A रिलेशन में जो आ रहा है, ये सेट A के अंदर लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ये कंडीशन। अच्छा ऐसे देखो, मान लो कैपिटल ए वाला, अच्छा सबसे पहली बात, कैपिटल ए वाले सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर 1 आ रहा है, तो 1,1 भी रिलेशन में आना चाहिए। कैपिटल ए वाले सेट के अंदर 0.1 भी तो आ रहा है, 0.1, 0.1 भी रिलेशन में आना चाहिए। तो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर दुनिया के जितने भी नंबर आ रहे हैं, उन सारे नंबर्स का रिलेशन विद इटसेल्फ आना चाहिए। अच्छा आप मेरे को बताओ, मान लो मैं प्रूव कर दूं कि 1,1 आ गया मेरे रिलेशन में, 2,2 आ गया, 3,3 आ गया, 3.5, 3.5 आ गया, तो मैं इतना बोलने के बाद मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन गया? नहीं। कैपिटल ए वाले सेट के अंदर दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का रिलेशन विद इटसेल्फ आना चाहिए। अगर मान लो मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो 1,1 आ गया रिलेशन में, 2,2 आ गया, 3,3 आ गया, 4,4 आ गया, तो इतना बोलने से चल जाएगा। 5,5 भी तो आना चाहिए। मान लो 1,1 आ गया, 2,2 आ गया, 3,3 आ गया, 4,4 आ गया, 5,5 नहीं आया, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए मेरी वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सारे एलिमेंट्स का रिलेशन विद इटसेल्फ आना चाहिए। तो आप ऐसे देखो, एज 1/2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए सेट क्या है? कैपिटल ए मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो 1/2 तो मेरे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर है, 1/2 तो मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, बट 1/2, 1/2 मेरे रिलेशन में होगा या नहीं होगा, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू, ये मेरे को चेक करना है। 1/2, 1/2 रिलेशन में तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो ऐसे देख लो, a, b रिलेशन में कब होता है? व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। a, रिलेशन में कब होगा? व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। यही तो कंडीशन आएगी। तो 1/2, 1/2 रिलेशन में तभी होगा व्हेन 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई,
हाँ इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये ट्रू आया फॉल्स आया? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये तो फॉल्स आ गया, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। तो देखो 1/2 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के अंदर तो है, बट 1/2 1/2 मेरे रिलेशन में नहीं आ रहा। अब बाकी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स है कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, उनका रिलेशन अगर विद इटसेल्फ आ भी जाए, बट एक एलिमेंट तो मेरे को ऐसा मिल गया ना जिसका रिलेशन विद इटसेल्फ नहीं आ रहा। तो गिवन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज सिमेट्रिसिटी के लिए देख लो। सिमेट्रिसिटी के लिए आप ऐसे देखो, -1 मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है एंड 3 मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है। ये बात तो ठीक है ना? -1, 3 रिलेशन में होगा या नहीं होगा? a, b रिलेशन में तब होता है व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये ट्रू है फॉल्स है? -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो -1 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये तो ट्रू आ गया, ट्रू आया ना? तो -1, 3 तो रिलेशन में है, ये तो बात ठीक है। अब 3, 1 सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? -1, 3 अगर रिलेशन में आ रहा है, -1 और 3 ये दो एलिमेंट्स कैपिटल ए वाले सेट के अंदर तो हैं ही, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर तो हैं ही। -1, 3 रिलेशन में आ रहा है क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर ट्रू आ रहा है। बट 3, 1 को चेक करना, 3, 1 रिलेशन में आएगा नहीं आएगा, इसको चेक करने के लिए भाई नहीं 3, -1 है, ठीक है, 3, -1 ये बताना है रिलेशन में होगा या नहीं होगा। अगर -1, 3 रिलेशन में आ रहा है और 3, -1 आ रहा है तब तो ठीक है। चलो देखते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स आ गया। तो देखो -1, 3 रिलेशन में है बट 3, -1 रिलेशन में नहीं है। तो देखो -1 एंड 3 ये दो एलिमेंट मेरे सेट के अंदर हैं, -1, 3 रिलेशन में भी है बट 3, -1 रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, हेंस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी के लिए देख लो, ट्रांजिटिविटी के लिए आप 3 नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं ना, 3 नंबर आप ऐसे लो, देखो 2 ले लिया जो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, -3 ले लिया कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, 1 ले लिया कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है। 2, -3 रिलेशन में है या नहीं है? 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, तो ये तो ट्रू आ गया, ट्रू आया ना? ट्रू आ गया तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। फिर -3, 1 को चेक करो, -3, 1 रिलेशन में आ रहा है, -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये भी ट्रू आ रहा है, ट्रू ही तो आ रहा है। फिर आप देखो 2, 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये तो फॉल्स आ गया, ये तो फॉल्स आ गया ना, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो देखो 2, -3 और 1 ये तीन एलिमेंट मेरे सेट के अंदर है, 2, 3 भी रिलेशन में है, -2, -3 रिलेशन में है, 3, -1 भी रिलेशन में है, बट 2, 1 रिलेशन में नहीं है, हेंस गिवन रिलेशन R is not ट्रांजिटिव। ये बात ठीक है, तो यही प्रूव करना था। चलो आगे देखो, आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा ये जो टॉपिक है ना, ये जनरली बहुत ही कम लोग हैं जो इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये किसी भी बुक्स में भी बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है। और आप ये मान लो कि सीबीएसई में ना आजकल, मतलब पिछले 2-3 साल के अगर हम पेपर उठा के देखें तो 1 या 2 मार्क्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, और बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा फुल फ्लेज मतलब पूरा इक्विवेलेंस क्लास का पूरा जो लॉजिक है वो तो आपको अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, वो तो आप
ग्रेजुएशन में जाओगे वहां पढ़ोगे पूरा फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अभी तो बस आपको क्या करना आना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास निकालना आना चाहिए। क्या लॉजिक है उसके पीछे वो अलग बात है, ठीक है, वो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना आना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, देखो अगर थोड़ा डीप में जाना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो। अगर जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ना वो समझ नहीं आ रहा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो बस इक्विवेलेंस क्लास लिखना आना चाहिए। देखो इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है सेट ऑफ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आप ऐसे देखो कि अगर मैं आपको एक इक्विवेलेंट रिलेशन दे दूं, अगर मैं आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे दूं, तो corresponding to every equivalence relation there is a partition of sets. Corresponding to every equivalence relation there is a partition of sets. Partition of sets means set of equivalence class, ठीक है। आप तो ऐसे देखो, पहला पॉइंट मैंने ये लिख दिया, टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन हैज टू बी, जिस भी रिलेशन के लिए आप इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हो, रिलेशन, वो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन हैव टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। जिस रिलेशन से मैं इक्विवेलेंस क्लास लिख रहा हूं वो रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए has to be find out separately। बस आप तो बस ये 2 पॉइंट समझ लो, आपका इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक हो जाएगा अभी के लिए जितना आपको चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला पार्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना, has to be find out separately, has to be find out separately। इसमें देखो मैंने ये बोला, मान लो कैपिटल, चलो क्वेश्चन ही लिख लिया, नहीं पहले ये देख लो, लिखते इसको, इसका लॉजिक ये होता है, मैंने लिखा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x is denoted by x, एक एलिमेंट है उसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से, ये बात ठीक है। x वाले एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो x के ऊपर अगर मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी तो उसका मतलब है मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। x की इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है, एक सेट होता है। सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास लिखने का मतलब क्या है, ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है। सेट की तो ब्रैकेट है, ये सेट की ही तो ब्रैकेट है। इक्विवेलेंस क्लास के अंदर y रहेगा, सच दैट ये जो y है ये कैपिटल ए वाले सेट के अंदर होना चाहिए, एंड x, y रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो ऐसे देखो, x की इक्विवेलेंस क्लास में कौन रहेगा, y रहेगा, y मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर से आना चाहिए और x, y मेरे रिलेशन में होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल से अभी समझ आ जाएगा। ए, मैंने एक सेट ए लिखा 1 2 3 4 5, एक मैंने रिलेशन आर लिखा, ठीक है, एक मैंने रिलेशन आर लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 5 4, ये मैंने रिलेशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक सेट कैपिटल ए दे दिया, एक रिलेशन आर दे दिया। अब आपको लिखना है इक्विवेलेंस क्लास। सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस क्लास जब भी लिखते हैं तो पहला कंडीशन हमने क्या लिखा, टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए रिलेशन हैज टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सेट है कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन आर बना दिया, तो ये रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो ठीक है,
सबसे पहले चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा है, ये रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यस, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करो, 1 2 है, 2 1 है, 4 5 है, 5 4 है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन चेक कर लोगे, ट्रांजिटिविटी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो रिलेशन आर मैंने लिखा है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब भी मैं इक्विवेलेंस क्लास की बात करता हूं ना, इक्विवेलेंस क्लास में तभी लिखता हूं जब मेरा रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन जो आपको दिया गया है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही दिया गया है, इसीलिए मैं इक्विवेलेंस क्लास लिख सकता हूं। पहला पॉइंट हमने यही तो बोला, तो टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन हैज टू बी इक्विवेलेंट रिलेशन। अब हमने लिखा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज टू बी फाइंड आउट सेपरेटली। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट है ना, पांचों एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग लिखेंगे। मैंने लिखा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, फिर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, फिर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। ये बात ठीक समझ आ रही है? वो आपको ना एग्जाम में देखो ऐसे बोलेगा, वो बोलेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 या फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। मतलब सारी इक्विवेलेंस क्लास नहीं पूछेगा वो आपसे, ये तो मैं बस आपको लिख के बता रहा हूं। देखो जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है, वो सेट ए दे देगा, एक रिलेशन डिफाइन कर देगा, मतलब वो ये रिलेशन खुद नहीं देगा आपको, ये रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। कुछ एक वो डिफाइन कर देगा कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज मल्टीपल ऑफ 2, फिर आप इस तरह का रिलेशन बनाओगे, फिर आप ये इस तरह का रिलेशन बनाओगे, और फिर वो जो रिलेशन आ रहा होगा वो सिमेट्रिक, वो इक्विवेलेंस आ रहा होगा, रिफ्लेक्सिव भी आएगा, सिमेट्रिक भी आएगा, ट्रांजिटिव भी आएगा। अगर रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस आ गया, फिर वो आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ लेगा, वो बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 या फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, या ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात हमने बोली थी कि रिलेशन हैज टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। जिस रिलेशन की आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, वो रिलेशन क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमने बोला कि सेट ए के अंदर ये रिलेशन मैंने सेट ए के ऊपर बनाया है, मतलब ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये जो रिलेशन आर आपके सामने दिख रहा है ना, ये सेट ए से सेट ए में बनाया गया है, इसका मतलब ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। 1 की इक्विवेलेंस, x की इक्विवेलेंस क्लास को मैं कैसे डिनोट करता हूं? x की इक्विवेलेंस क्लास को मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x से डिनोट करता हूं। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, 2 की इक्विवेलेंस क्लास को मैं ऐसे, 3 की इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? एक सेट होता है, सेट ही तो होता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? एक सेट होता है। ये तो बात हम बोल चुके हैं ना। इक्विवेलेंस क्लास को एक सेट की तरह ट्रीट करो, ठीक है? एक सेट ही है और कुछ नहीं है। तो देखो अब आप ऐसे समझो, x की इक्विवेलेंस क्लास में y आता है, y कहां से? x की इक्विवेलेंस क्लास में y रहेगा, y कहां से आना चाहिए? आपके सेट A से आना चाहिए, और x, y रिलेशन में होना चाहिए। x का रिलेशन अगर y के साथ है तो y मेरी x की इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। x की इक्विवेलेंस क्लास में अल्फा आ जाएगा अगर x का रिलेशन अल्फा के साथ है। तो आप ऐसे देखो, 1 का रिलेशन किस किस के साथ है? 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1, 1 आ गया ना। देखो बहुत आसान है। 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आप 1, समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर सर्च करो अपने रिलेशन के अंदर। तो ये 1, 1 आया, तो इसलिए 1 आ गया। फिर 1, 2 दिखा तो 2 आ जाएगा। और कोई है, मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं ना, तो 1, समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर, उस तरह का ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लो। 1, 1 आया, 1, 2 आया, तो 1 और 2 आ गया 1 की इक्विवेलेंस क्लास में। ये बात ठीक है? 1 की इक्विवेलेंस क्लास में ये आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब चलो ठीक है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा? 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा बता दो। 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए देखो 2, 2 तो 2 आ जाएगा। आप ऐसे देखो 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 2, समथिंग, 2, समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर सर्च करो अपने रिलेशन के अंदर। तो 2, समथिंग, ये जो समथिंग होगा ना, यही नंबर तो मेरे 2 की इक्विवेलेंस क्लास में रहेगा। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में
क्या क्या एलिमेंट रहेंगे वो ढूंढने के लिए 2 कॉमा समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर सर्च कर लो अपने रिलेशन के अंदर। तो 2 कॉमा 2 आया, 2 कॉमा 2 आया ना, तो 2 आ गया। और कोई है 2 कॉमा समथिंग वाला? 2 कॉमा 1 है तो 1 भी आ जाएगा। अब 2 कॉमा 1 लिखो इसको, या 1 कॉमा 2 लिखो। सेट के अंदर और एलिमेंट्स किस, 1 पहले लिखो 2 बाद में, या 2 पहले 1 बाद में, वो तो मैटर नहीं करता। 3 की इक्विवेलेंस क्लास यहां से देखो 3 कॉमा 3, तो 3 आ जाएगा। और तो कोई है नहीं तो 3 आ जाएगा। 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 4 कॉमा समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो। ये 1 कॉमा 1 है, 4 कॉमा समथिंग वाला तो है नहीं, ये भी 4 कॉमा समथिंग वाला नहीं है, ये भी 4 कॉमा समथिंग वाला नहीं है, ये मिला मेरे को 4 कॉमा समथिंग। 4 कॉमा समथिंग, समथिंग क्या है? 4 है, तो 4 आ जाएगा। फिर ये भी नहीं है 4 कॉमा समथिंग वाला, ये भी नहीं है 4 कॉमा समथिंग वाला, ये मिल गया, 4 कॉमा 5 आ गया ना। x की क्लास में, x की इक्विवेलेंस क्लास में y आता है जब x कॉमा y रिलेशन में होता है। तो ये भी तो 4 कॉमा 5 जो आ रहा है, ये भी तो 4 कॉमा समथिंग वाला है, तो 4 कॉमा 5, 4 यहां से 4 कॉमा 4 था तो 4 आ गया, 4 कॉमा 5 था तो 5 आ गया। अब 4 की इक्विवेलेंस 5 कॉमा 4 भी देखेंगे क्या? 5 कॉमा 4 को नहीं देखना। 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 4 कॉमा समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है, और जो वहां से जो समथिंग होगा वो उठा के अपने 4 की इक्विवेलेंस क्लास में रख दो। 5 की इक्विवेलेंस क्लास में 5 कॉमा 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा। फिर 5 कॉमा 4 आ रहा है तो 4 आ जाएगा। अब 5 कॉमा 4 लिख लो या 4 कॉमा 5 लिख लो, एक ही बात है। तो ये आ गई मेरी इक्विवेलेंस क्लास। एक बात याद रखना, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 तो हमेशा आएगा। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में तो जिस भी नंबर की, जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, खुद वो एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में तो आएगा ही। अल्फा वाले एलिमेंट की अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं तो अल्फा की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर अल्फा खुद तो पक्का आएगा, क्योंकि वो जो रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंस है। जो रिलेशन, जिस रिलेशन पे मैं ये इक्विवेलेंस क्लास लिख रहा हूँ वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस होगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा तो खुद का रिलेशन खुद के साथ तो होगा ही। अल्फा का रिलेशन अल्फा के साथ होगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव है, तभी तो वो इक्विवेलेंस है। तो जिस एलिमेंट की मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं वो एलिमेंट खुद अपनी इक्विवेलेंस क्लास में तो आएगा ही। 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 आ रहा है, 2 के में 2 आ रहा है, 3 के में 3 तो आएगा, ये तो पक्की बात है। 4 के में 4 आएगा, 5 के में 5 आएगा। ये लिख सकते हो इक्विवेलेंस क्लास। एक क्वेश्चन लिख लिया फटाफट, ठीक है। तो देखो, लिखो शो डेट रिलेशन आर in set z of integers given by r is equal to a comma b such that a minus b is divisible, a minus b is divisible by 2 is an equivalence relation. Write all equivalence classes of R। तो ठीक है, ठीक है। इन द सेट ए है, इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू a comma b such that a minus b is magnitude is divisible by 2 is an equivalence relation। write all equivalence class, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लिया फटाफट। देखो सेट ए के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। रिलेशन आर लिख दो फटाफट। रिलेशन आर के अंदर क्या रहेगा? ए कॉमा बी रहेगा। अगर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 2 का
2 से डिविजिबल है, तो 1,1 ठीक है, 1,1 1 माइनस 1 इज 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, ठीक है, 2,2 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 3,1 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा, 3,5 आ जाएगा, 4 वाले लिख दो, 4,2 आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा, 5,1 5,3 5,5। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, जैसे देख लो 2,4 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज 2 माइनस 4 का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से डिविजिबल है। तो अब आप मेरे को ये बता दो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव चेक कर लेना, ये रिफ्लेक्सिव आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ट्रांसिटिव आएगा, वो तो आप चेक कर लोगे। हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन R आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मेरे को आपको लिख के दिखाना है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, फिर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 4 एंड 5। इनकी इक्विवेलेंस क्लास मेरे को लिखनी है, लिख सकते हो, 1 की इक्विवेलेंस क्लास 3 4 5, इन सब की इक्विवेलेंस क्लास मेरे को लिखनी है। अच्छा, किसी भी जब भी मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखता हूं तो रिलेशन हैज टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो बात ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जिस भी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास हमेशा हर एलिमेंट की अलग-अलग निकाली जाती है, 1 2 3 4 5 सबकी इक्विवेलेंस क्लास अलग-अलग आएगी। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है, सेट बना दिया। 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास में y रहेगा अगर 1, y मेरे रिलेशन में है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास अगर आपको निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है 1, समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ के ले आओ रिलेशन में से। पहला मिला, ये मिला देखो 1,1 वाला, फिर 1,3 वाला, फिर 1,5 वाला, 1, समथिंग वाले ढूंढने हैं आपको, 1,1 1,3 1,5 और कोई है, बस इतने ही है। तो ये 3 एलिमेंट उठा लो, ये सेकंड वाला एलिमेंट उठा लो, ये 3 एलिमेंट दिख रहे हैं 1 3 5, 1, समथिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ के निकाल लो रिलेशन से। समथिंग 1 का रिलेशन किसके साथ है, जिसके साथ 1 का रिलेशन है वो वाला एलिमेंट मेरे 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 3 5 आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 2, समथिंग वाला निकाल लो, तो 2 4 आ जाएगा। 2 का रिलेशन देखो यहाँ पे क्या है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 2 और 4 आ जाएगा। 3 का रिलेशन 1 3 5, 4 का रिलेशन 2 4, 5 का रिलेशन 3 5, हाँ 1 भी आएगा 1 3 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इक्विवेलेंस क्लास आ गई। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कुछ नहीं है, एक सेट ही है, सेट ही तो है ये एक सेट ही तो है, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लो, मेरे ख्याल से आप समझ आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, then number of symmetric relation, equivalence relation, ये हमने क्वेश्चन लिखा था। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि corresponding to every set of equivalence class there is a partition of sets। तो देखो इसमें कुछ ऐसा होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के हर इक्विवेलेंस रिलेशन के corresponding मेरे को एक सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस मिलती है, और हर सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस के corresponding there is a partition of sets। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट्स काउंट करते हैं, वो एक बेल नंबर होता है, बेल नंबर, ठीक है। बट इतना सब कुछ आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इवन जेई में भी नहीं है ये सब। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करना तो जेई में भी नहीं आएगा, ठीक है। सीबीएसई के लिए बस आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना आना चाहिए, ठीक है। बस आपको इतना आ जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो
इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड और क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। थैंक यू।